दोस्तों, डीलो जंक्शन में मैं बरखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम वो है चैप्टर 11। तो आप बात करेंगे मैम चैप्टर 11 किस चीज का है, तो ये है हमारा बीएनएसएस का। क्योंकि हम कौन से सब्जेक्ट को कर रहे हैं, सीआरपीसी, जिसने कन्वर्ट कर लिया है अपने आप को बीएनएसएस में। ठीक है, बीएनएसएस क्या होता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। प्रॉपर तरीके से आपको नाम याद होना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं इसमें? आते हैं 1 से लेके 39 चैप्टर्स तक। ठीक है, अब तक हमने कितने चैप्टर कर लिए हैं? पहले हमने किए थे 1 से लेके 5 तक चैप्टर्स, और इसके बाद हमने 6 से लेके 10 तक चैप्टर्स का जो कारवा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इनके अलग अलग चैप्टर्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगे और इनके एक साथ चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। मतलब चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग भी मिल जाएंगे, और फिर जैसे 1 से लेके 5 का कॉम्बो आपको चाहिए तो वो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 आपको अलग अलग भी मिल जाएंगे, और 6 से लेके 10 तक का जो कॉम्बो है वो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। इसके साथ साथ हमने क्या कर लिया है? बीएनएस यानी कि क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता ये वाला जो एक्ट है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैम ये सब मैटर हमको कहाँ पे मिलेगा? ये सब हमको मिलेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब पे जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा डीलो जंक्शन करके चैनल है, उस पे आपको सारा मैटर अवेलेबल मिल जाएगा। मतलब आपको सारे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई। जिन लोगों ने सीरीज को नहीं देखा है, बीएनएसएस सीरीज को नहीं देखा है, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज को नहीं देखा है तो वो लोग भी जाके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ माइनर एक्ट्स भी वहां पे अवेलेबल है। तो जो लोग एपीयू की तैयारी कर रहे हैं वहां पे कुछ माइनर एक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं मैम हमने तो एपीयू का फॉर्म नहीं भरा, हमने तो केवल जुडिशरी पे कॉन्सेंट्रेट कर रखा है, तो जो आरजीएस आएगी अब, तो आरजीएस के अकॉर्डिंग काफी सारे जो माइनर लॉज हैं, माइनर लॉज जो हैं वो वहां पे अवेलेबल है। तो जो लोग देखना चाहते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वहां से माइनर एक्ट्स को एक बार अपना देख के गो थ्रू कर सकते हैं कि भाई जो लोग बिल्कुल अननोन है कि उस एक्ट में क्या लिख रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं? वहां पे जाके देखेंगे। जैसे रैंड कंट्रोल एक्ट अवेलेबल है, एसआरए है, तो ये काफी सारे एक्ट है। कुछ कुछ सीपीसी के प्रोविजंस भी आपको मिल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई आईपीसी वगैरह देखना चाहते हैं तो आईपीसी के भी कुछ लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमको किस तरीके से पढ़ना है। इवन पता है एपीओ का एक सिलेबस है, एपीओ का एक सिलेबस है 40 डेज के अकॉर्डिंग। तो अगर जो लोग एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान एपीओ की बात कर रही हूँ मैं, राजस्थान एपीओ की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे मैटर अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें, मतलब मैटर मतलब एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं, 40 डेज के अंतर्गत अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या है? अवेलेबल है, टाइम टेबल अवेलेबल है। तो आप लोग चाहें तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे सीधे चैप्टर 11 पर। चैप्टर 11 किसकी बात करता है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं? बीएनएसएस पढ़ रहे हैं। तो बीएनएसएस का तो आ गया हमारा चैप्टर 11, और ये वही चैप्टर है जो हम सीआरपीसी में भी पढ़ते थे। देखिए हम कंपेयर करते हुए स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है समझ नहीं पाते कि मैम सीआरपीसी पढ़ा रही है कि बीएनएसएस पढ़ा रही है। एक्चुअली कुछ कुछ चीजों में चेंज हुए हैं, तो जो जो चीजें चेंज हुई है वो हम वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो वहीं के वहीं है। जैसे सेक्शन चेंज हुए हैं तो हम बताते जा रहे हैं कि ये सेक्शन चेंज हुआ है। हम कंपेयर करते हुए स्टडी कर रहे हैं, तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई मैम पुराना चल रहा है क्या? ये पुराना नहीं चल रहा, ये नए एक्ट्स हैं। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना इस चैप्टर का नाम है। तो ये वही चैप्टर है जो सीआरपीसी में होता है, चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10 की बात करता था वहां पे। और वहां पे कौन कौन से सेक्शंस कवर होते थे? 129 से लेके 148 तक। तो ये तो हम सीआरपीसी की बात करते हैं, लेकिन जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं तो 148 से 167 तक आते हैं सेक्शंस, जो किसकी बात करते हैं? लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। तो बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं।
देखिए जैसे कि मैंने बताया है 4 पार्ट में डिवाइड हुआ रखा है, तो हमने नहीं किया, ये ऑलरेडी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था, यानी हमको एक्ट में ऑलरेडी इसको 4 पार्ट में डिवाइड होके बताया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है इसका वो आता है अनलॉफुल असेंबली। तो ये अनलॉफुल असेंबली का जो कॉन्सेप्ट है हम ये बीएनएस में भी पढ़ते हैं, ठीक है, और हम जब आईपीसी पढ़ते थे तब भी पढ़ते थे। तो आईपीसी में और बीएनएसएस में कौन कौन से सेक्शंस थे, तो ये हो गया आपका होमवर्क कि भाई आप ये देखेंगे जाके कि भाई जो विधि विरुद्ध जमाव वगैरह का कॉन्सेप्ट होता था, हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है इसको यूट्यूब पे, अगर आप चाहें तो वहां जाके क्लियर कर सकते हैं, बीएनएस के अंदर बता रखा है। तो क्या होता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में ये जो कॉन्सेप्ट है, तो जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंतर्गत वो आएगा अनलॉफुल असेंबलीज के बारे में, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। कहां से कहां तक सेक्शन कवर करेगा, 154 148 सॉरी 158 नहीं 148 से लेके 151 तक। इसके बाद आ जाएगी पब्लिक न्यूसेंस की बात, तो वो 152 से 162 तक कवर करेगा। फिर जो अर्जेंट मामले होंगे किसके संबंध में, न्यूसेंस या आंशिक खतरे के बारे में, वो करेगा 163, केवल एक अकेला सेक्शन लेके बैठा है ये वाला पार्ट। इसके बाद आता है डी नंबर का पार्ट जो कहता है स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। ये हो गया डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहां से कहां तक सेक्शन कवर करेगा, 164 से लेके 167 तक। इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड होकर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले वाला पार्ट क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या होता है विधि विरुद्ध जमाव। तो विधि विरुद्ध जमाव का तो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ के आएंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे जाके, बीएनएस में भी पढ़ेंगे और आईपीसी में भी पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़ के आके आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। पांच या अधिक व्यक्ति, पांच या अधिक व्यक्ति होते हैं, 5 काम करते हैं, ठीक है, इकट्ठे होते हैं, ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि सबसे पहले सेक्शन 148, ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी में होता है 129। क्या बोल रहा है, सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव को तितर बितर करना। तितर बितर क्या करता है, जमाव को करना है, यानी कि तितर बितर का अर्थ क्या होता है, डिस्पर्सल, यानी कि उसको इधर उधर कर देते हैं। तितर बितर का मतलब होगा इधर उधर करना। सिविल बल के प्रयोग के द्वारा, डिस्प्रेजल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, यहाँ पे सिविल फोर्स यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि कोई कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जो पुलिस का भारसाधक अधिकारी होता है या ये उपस्थित नहीं है, तो एसआई से अनिम्न, यानी कि एसआई से नीचे के पंक्ति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वो जो होगा वो होगा पुलिस ऑफिसर, यानी कि एसआई से निम्न पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। वो क्या करता है, किसी विधि विरुद्ध जमाव को, यानी कि जो अनलॉफुल असेंबली होती है उसको, या फिर जो 5+ पर्सन होते हैं किसी जमाव को। देखिए मैंने अभी बताया था आपको उधर पहले कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव जो विधि विरुद्ध काम करता है तो वो विधि विरुद्ध जमाव बन जाता है, ठीक है। तो कौन करेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट आता है यहाँ पे आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या फिर कोई होता है पुलिस का भारसाधक अधिकारी, जो क्या होता है एसआई से अनिम्न पंक्ति का, यानी कि एसआई से नीचे का नहीं होना चाहिए। जिसे लगे कि भाई पब्लिक पीस, यानी कि लोग जो शांति होती है उसमें खतरा है, उसमें क्या होता है विक्षुब्ध होने की संभावना है, मतलब वो जो लोक शांति है उसमें विघ्न पड़ने वाला है, तो उसको क्या करेगा, तितर बितर करने का ऑर्डर दे देगा, यानी कि इधर उधर हट जाओ ये ऑर्डर दे देगा। और ऐसे जमाव की ड्यूटी होगी कि वो तितर बितर हो जाए। मान लीजिए 5 से अधिक व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये व्यक्ति हैं, ये जमाव करके बैठे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो एसआई से नीचे का नहीं होता, यानी कि ऊपर का हो सकता है नीचे का नहीं हो सकता, ये क्या करता है, इनको कहता है कि तुम हट जाओ, यानी कि इधर 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 अपने अपने घर निकल लो, एक साथ नहीं रहोगे, अलग अलग हो जाओगे। तो इनके क्या होगी, ड्यूटी होगी कि ये जो ऑर्डर, ये इनकी ये ड्यूटी होगी कि ये जो ऑर्डर इनको मिला है तितर बितर होने का, इधर उधर फैलने का, तो वो उसको फॉलो करेंगे। और ऐसे ऑर्डर के बाद अगर कोई जमाव तितर बितर नहीं होता, ये तो अड़ गए कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, हम तो इकट्ठे हो रखे हैं, हम तो बहुत दिनों बाद मिले, हम तो यहीं बैठेंगे, हम तो नॉर्मल मिले हुए हैं, लेकिन इनको लग रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को कि नहीं भाई ये तो गलत तरीके से बैठे हुए हैं, कोई धार्मिक जमाव करेंगे, कोई विघ्नकारी करेंगे, लोक शांति में पब्लिक पीस को खतरा कर सकते हैं, तो इनको कहेगा कि तितर बितर हो। और ये नहीं होते तो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर उस जमाव को बल के द्वारा, यानी कि फोर्स के द्वारा क्या होगा, इधर उधर करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, डिस्पर्सल करने के लिए प्रोसीडिंग्स कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। जो पुरुष
सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है। मान लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो सशस्त्र बल का अधिकारी नहीं है, आर्मी का मेंबर नहीं है, उससे अपेक्षा कर सकते हैं जो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने व परिरोध करने में मदद कर सकता है। मतलब कि वहां पे कोई व्यक्ति होते हैं, उनसे भी अपेक्षा की जा सकती है कि भाई अगर जमाव, विधि विरुद्ध जमाव हो गया, लोक शांति में विघ्न पैदा कर रहा है, तो वो क्या करेगा, व्यक्तियों की गिरफ्तारी और परिरुद्ध करने में उन ऑफिसर्स वगैरह की हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 149। ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी में होता है 130। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जमाव को तितर बितर करने में सशस्त्र बल का प्रयोग, यानी कि जो जमाव बनाया हुआ है, असेंबली बनी हुई है, उसको डिस्पर्सल करने के लिए आर्म्ड फोर्स का जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा 149 के अंदर। तो सबसे पहले क्या बात आती है कि सेक्शन 148 एक का जो जमाव है, यानी कि अभी हम पढ़ के आए थे कि जो होता है विधि विरुद्ध जमाव, यदि तितर बितर नहीं कर सकते, उसका डिस्पर्सल नहीं कर सकते हैं, इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम जो प्रेजेंट हो, जमाव को आर्म्ड फोर्स के द्वारा यानी सशस्त्र बल के द्वारा तितर बितर करवा सकता है। कौन कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, वो ऐसे जमाव को, ऐसी असेंबली को तितर बितर करा सकता है, डिस्पर्सल करा सकता है। और ऐसा जो मजिस्ट्रेट होगा वो ऐसी अपेक्षा करेगा कि आर्मी के ऑफिसर से कि वह जमाव को तितर बितर करने में, डिस्पर्सल करने में कोई दंड भी दे सकता है और गिरफ्तारी भी कर सकता है। इसके बाद कहता है आर्म्ड फोर्स उस रीति का पालन करेगा, उस प्रोसेस को फॉलो करेगा और उसके साथ साथ आवश्यक बल का भी यूज कर सकेगा। कितना, जितना शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाएगा, जितनी आवश्यक हो। मान लीजिए डंडे का यूज करके काम चल सकता है, तो क्या वहां गोली चलाएंगे? जी नहीं। आपको अगर डंडे का प्रयोग करके, जैसे पुलिस डंडे वंडे बरसाती थी ना, बहुत ज्यादा करते हैं, तब बहुत ज्यादा लोग प्रशांति में विघ्न करते हैं, दंगे वंगे हो जाते हैं, तो क्या करती है पुलिस, क्या कहती है वो, आंसू गोले छोड़ती है, डंडे यूज करती है। पर ऐसे थोड़ी ना करने लग जाती है कि बंदूक उठा के चलाने लग जाती है, ऐसे नहीं कर। तो क्या होगा, शरीर या संपत्ति को इतनी हानि पहुंचाएगा जितनी की आवश्यक हो। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, आगे चल के हम चलेंगे सेक्शन 150 की तरफ। 150 वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 131। क्या बात कर रहा है कि जमाव को यानी कि असेंबली को तितर बितर यानी कि डिस्पर्सल करने में सशस्त्र बल के यानी आर्म्ड फोर्स के कुछ अधिकारियों की शक्ति, कुछ ऑफिसर्स की पावर्स बता रहा है। तो जब कोई जमाव यानी कि जब कोई असेंबली है पब्लिक सेफ्टी यानी कि लोक सुरक्षा को अगर खतरे वतरे में डाल देती है, तो और वहां पे क्या होता है, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट नहीं किया जा सकता हो, तो जो आर्म्ड फोर्स का कोई ऑफिसर होगा या फिर कोई गजेटेड ऑफिसर क्या करेगा, ऐसे जमाव को, ऐसी असेंबली को अपने आदेशों के अधीन यानी अपने कमांड के अकॉर्डिंग तितर बितर करने के लिए डिस्पर्स कर सकता है। और इसके लिए क्या करेगा, वो ऐसे जमाव में शामिल व्यक्तियों को अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि विधि के विरुद्ध नहीं, विधि ने जो दे रखी है पावर, विधि के अकॉर्डिंग, विधि के अकॉर्डिंग क्या करेगा, पनिश कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है और उसको निरुद्ध कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है। और क्या करेगा, ऐसी प्रोसीडिंग चल रही होगी तो वो कोशिश करेगा कि भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट हो जाए, और अगर मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट हो जाता है तो उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसीडिंग्स को चालू रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब आता है सेक्शन 151। सेक्शन 151 बोल रहा है कि ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 132। क्या बात कर रहा है कि भाई ये जो आदेश हमको मिले थे 148, 149 और 150 के अंतर्गत कार्यों के लिए अभियोजन, मतलब केसेस की बात कर रहा है कि इसमें जो कार्यवाही वगैरह की गई है उनके लिए वाद वगैरह की बात की जा रही है। इसका मतलब हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर सेक्शन 148, 149 एंड 150। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेक्शन 148, 149 और 150 के अधीन कोई कार्य किया गया है तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट अभियोजन यानी कि कोई वाद वगैरह हो गया, केस हो गया, कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह हो गया, किसी क्रिमिनल कोर्ट में कैसे दायर किया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति आर्म्ड फोर्स का, सशस्त्र बल का अगर सदस्य हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से ही किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और अगर मैटर किसी अन्य संबंध में हो तो स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 148।
और 149 और 150 में अगर सद्भावना पूर्वक यानी कि गुड फेथ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस का कोई अधिकारी, पुलिस ऑफिसर इनके पालन में, इनको मतलब इनके प्रोसेस को फॉलो करने में किसी पर्सन के द्वारा सेक्शन 150 में गुड फेथ में आर्म्ड फॉर्म के जो होता है ना, आर्म्ड फोर्स जो होती है उसके किसी ऑफिसर के बारे में, आर्म्ड फोर्स के किसी सदस्य को यानी सशस्त्र बल के किसी सदस्य इनके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने अपराध नहीं किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमको ये बोल रहा है कि अगर गुड फेथ में इन व्यक्तियों के द्वारा, कौन कौन से व्यक्ति, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, या इनके पालन में किसी व्यक्ति ने, मतलब उसके पालन में सेक्शन 148 थे और 149 के पालन में किसी व्यक्ति ने, किसी इसके आर्म्ड फोर्स के सदस्य ने, अधिकारी ने यानी सशस्त्र बल के अधिकारी यानी ऑफिसर के द्वारा या किसी के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि सशस्त्र बल क्या होता है, आर्म्ड फोर्स क्या होता है। तो ऐसे बोल रहा है कि तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है सेना, नौसेना, वायुसेना, जितनी भी हमारी सेनाएं होती हैं, आर्मी होती है, उनके एक्टिव, अदर और आर्म्ड फोर्स। ठीक है, ये फोर्स वगैरह हो गई। इसके बाद होता है कोई ऑफिसर वगैरह होते हैं, कोई आयुक्त होते हैं, गजेटेड ऑफिसर वगैरह होते हैं जो वेतन वगैरह प्राप्त होते हैं, वेतन वगैरह प्राप्त करते हैं इन लोगों से, वो हो गए। और मेंबर्स या ऑफिसर से भिन्न जो मेंबर्स वगैरह होते हैं वो होते हैं। इस तरीके से आप इसको 3 क्लोज में करके फिर पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जिस बात की बात करेंगे वो हम करेंगे लोक न्यूसेंस की बात, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 152 से लेके 162 तक जो सेक्शंस आएंगे वो इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 152। सेक्शन 152 क्या बोल रहा है कि ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 133। तो इसमें किस चीज की बात की जाती है, इसमें बात की जाती है न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश वगैरह जो होते हैं उनकी बात की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस की बात की जाती है। तो कौन कौन करेगा, तो करेंगे यहाँ पे डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये लोग करेंगे यहाँ पे। तो जब भी किसी डीएम को, एसडीएम को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पर, कौन सी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर या किसी अदर तरीके से, अदर प्रोसेस से क्या पता चलता है, देखिए ये वाला क्या बड़ा सेक्शन है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्या होगा कि भाई ऐसा पता चला उनको कि सबसे पहले क्या पता चला कि कोई पब्लिक प्लेस यानी कि लोक स्थान है, वहां पर क्या हो रहा है, उसके रास्ते में कोई नदी हो गई, नाली हो गई, हटानी है जो न्यूसेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये एक रास्ता है, ये मतलब ये एक इधर लोग मकान बने हुए हैं, एक ये बीच में नाली जा रही है और यहाँ पे लोग रहते हैं। अब ये क्या है, इन लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए जाना पड़ता है, इधर के लोगों को, इधर के लोगों को। तो ये जो नाली है ये न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, ये जो नाला है न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसको क्या करने का, हटाने वगैरह का ऑर्डर के बारे में बात करेगा। फिर आता है व्यापार उपजीविका के चलाने के संबंध में न्यूसेंस। मान लीजिए यहाँ कोई लोग रहते हैं और यहाँ पे एक बेकरी चलती है, उस बेकरी से क्या होता है, आसपास के वाले लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, लोग आ रहे हैं, भट्टियां जल रही है, गर्मी हो रही है, हीट बढ़ रही है उसके चक्कर में, है ना। तो उससे क्या होता है, इन लोगों को नुकसान होने, जैसे इनके से धुआं निकलता है तो इन लोगों के मकान वगैरह काले हो रहे हैं। तो इनको क्या होता है, व्यापार उपजीविका चलाने के संबंध, मतलब ये व्यापार चल रहा है तो ये लोग बोलेंगे कि भाई इस बेकरी को यहाँ से हटा दो। फिर ये बात कर रहा है भवन निर्माण पदार्थ का व्यय जिससे विस्फोट आदि हो जाए उसको रोकना। मान लीजिए आप देखते हैं ना सिटी में कई मकान होते हैं, बहुत पुराने पुराने मकान होते हैं। ठीक है, तो ये मकान है, ये नए नए मकान बने हैं, इनके बीच में एक पुराना मकान है, यहाँ पे एक पुराना मकान बना हुआ है जर्जर हालत में, फिर ये और मकान बने हुए हैं, यहाँ पे एक रोड चल रही है, इधर सामने मकान बने हुए हैं, ऐसे से बना हुआ है। अब ये जो जर्जर हालत में मकान है, इसके अकॉर्डिंग इनको लगा कि भाई अगर इसको नहीं हटाया गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर देगा। न्यूसेंस के साथ गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो ये बोल रहा है भाई इसको हटाओ। तो इस तरीके के जो आदेश वगैरह होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है कि तंबू, संरचना, वृक्ष आदि हो जो न्यूसेंस कर रहा हो। मान लीजिए रोड पे कोई बड़ा सारा पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, इसकी जड़ें फैलती फैलती जा रही है, पेड़ बढ़ता जा, बरगद वरगद के पेड़ नहीं होते, तो ये बढ़ता जा रहा है। अब इससे क्या, लोगों को आने जाने में एक प्रॉपर तरीके से रास्ता था, ट्रैफिक वगैरह जाता था, लेकिन ये पेड़ बढ़ता जा रहा है, इसकी जड़ें नीचे आती जा रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है। तो बोलेगा, और ये पेड़ इस तरह से कई बार होता है कि इस हालत में है कि भाई पुराना पेड़ हो गया, क्या पता गिर जाए तो उससे नुकसान हो जाए, तो उसको हटाने के आदेश दे सकता है। इसके बाद होता है किसी मार्ग, बावड़ी, तालाब आदि पर तार आदि लगाना आवश्यक है। ठीक है, मान लीजिए कोई कुआं वगैरह है, तो भाई इसमें क्या होता है, इनको लगता है कि भाई एक दो बच्चे गिर गिर के मर गए, ठीक है, जानवर गिर गए उसके अंदर, तो ये कहेगा भाई ये कुआं जो बना हुआ है ना इसको आप हटवा दो,
या फिर इसमें कोई तारबंदी वगैरह करा दो, जैसे कोई तालाब वगैरह है इसके बाहर क्या है यहाँ तार लगा दो, लोग क्या है गिर रहे हैं। आप देखते हैं ना कई बार ये जो रेलवे पटरियां वगैरह होती हैं, तो रेलवे पटरियों के इधर मकान बने हुए रहते हैं, इधर पटरियां जा रही होती है, तो कहते हैं ना भाई इधर तारबंदी करवा दो कि जिससे कि इधर के लोग उधर जा नहीं पाए। ठीक है, तो इस तरीके की बात कर रहा है। जीव जंतु के संबंध में खतरा है, कई बोलते हैं भाई आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, कई बार हो जाता है ना किसी ऐसी एरिया में जैसे बोलते हैं भाई सांड वगैरह ज्यादा हो गए, या कई बार बोलते हैं कुत्ते ज्यादा हो गए, आवारा पशु हो गए, तो वो ऐसे बोलते हैं इस तरीके से। तो उनको बोलते हैं कि भाई जीव जंतु के संबंध में खतरा है। जैसे देखते हैं बंदरों का आतंक हो जाता है, आपने कई बार सुना होगी नहीं ये चीजें कि उस एरिया में फलाना जगह पे ना बंदरों का आतंक हो गया, बच्चों को खा रहे हैं, तो वो कहेंगे भाई जीव जंतु के संबंध में खतरा है तो उनको हटवाओ। ठीक है, तो ये सारी बातें बोल रहा है। तब ऐसा मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इन सभी न्यूसेंस के संबंध में आदेश दे सकता है कि ऐसे न्यूसेंस को हटा दिया जाए, व्यापार वगैरह है उसको रोक दिया जाए, भवन निर्माण आदि को रोक दिया जाए। कई बार होता है ना ज्यादा मंजिल का मकान बन गया, जो 1 2 3 4 लोग बनाए जाते हैं, नहीं हमारे तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और लोगों को रहने में दिक्कत हो रही है, तो आ जाते हैं ना लोग कि नहीं आपने ज्यादा मंजिल का मकान बना लिया, गिर सकता है, नुकसान हो सकता है। कोई पेड़ वेड़ होता है उसको हटाएगा, तालाब कुएं पर बाड़ वगैरह लगाएगा, जो ऑर्डर दिया उसके अकॉर्डिंग जीव जंतु को नष्ट करेगा या व्यय करेगा। मतलब पागल कुत्ता हो गया तो उसको पकड़ के ले जाएंगे, मार वार देंगे उसको। या फिर क्या होता है जैसे ज्यादा कुत्ते हो गए तो ले जाके उनको बंद कर देते हैं ना किसी और जगह पे, जंगल वंगल में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके की बात कर रहा है। किसी भी तरह की आपत्ति किए जाने पर, मान लीजिए कि भाई कोई बोलता नहीं मेरा मकान तो पुराना है, पुश्तैनी मकान है, मेरे दादा परदादा की संपत्ति है, मेरा तो इससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, इसको मत हटाओ। ठीक है, और व्यापार उपजीविका के हमारा तो यही साधन है, हमारे पास कोई और जमीन वमीन नहीं है, हम तो यही काम करेंगे। तो इस तरह की अगर कोई आपत्ति करता है तो वो कारण दर्शित करेगा कि भाई उसके संबंध में जो ऑर्डर है उसको एब्सोल्यूट क्यों नहीं किया जाए। और मजिस्ट्रेट ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया तो उसको सिविल कोर्ट में किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 153 की तरफ। सेक्शन 153 बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो कि है सेक्शन 134 ऑफ सीआरपीसी। तो ये बोल रहा है आदेश की तामील या अधिसूचना कैसे होगी। ऑर्डर ऐसे के ऐसे सर्व होगा जैसे कि सम्मन की तामील होती थी, सम्मन सर्व होता है। अब सम्मन कैसे सर्व होता है, हम इसके प्रोसीजर वगैरह पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ के आए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो सम्मन का टॉपिक डालेंगे, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग देखेंगे। कहाँ पे देखना है, डी लॉ जंक्शन पे देखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर इस तरह सर्व ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उस तरीके से सर्व करेगी जैसा कि उसको सही लगता है। सही कैसे लगता है, या तो प्रोक्लेमेशन जारी करेगी, उद्घोषणा जारी करेगी, या फिर उस व्यक्ति के नियर प्लेस पर उसको चस्पा कर देगी, चिपका देगी। ठीक है, ऐसा होता है ना कोर्ट वोट के आगे चिपका देते हैं, या फिर वो व्यक्ति जहाँ पे निवास वगैरह करता है वहां चिपका देते हैं। तो जहां पे भी उसको सही लगेगा वो वहां पे उसको चिपका के और फिर उसको क्या करेगी, इत्तला पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, अब आता है सेक्शन 154। सेक्शन 154 वही सेक्शन है जो है सीआरपीसी का 135। क्या बोल रहा है, जिस व्यक्ति को आदेश संबंधित है वह उसका पालन करे या ना करे उसका कारण क्या करेगा, दर्शित करेगा। और जिस पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब जिस पर्सन के, जिस व्यक्ति के विरुद्ध एक ऐसा ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर में दिए गए कार्य को किस तरह से फॉलो करेगा, समय जो सम्मन वगैरह दिया गया है, जो समय वगैरह दिया गया है ऑर्डर के अंतर्गत, और जो प्रोसेस दिया गया है उसको फॉलो करेगा। मतलब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऑर्डर वगैरह दिया गया है तो वो ऑर्डर में जो काम दिया गया है कि भाई कौन कौन सा उसको काम करना है, उस समय तक करेगा, उस रीति से करेगा जो ऑर्डर में दिया गया होगा। और ऑर्डर के फलस्वरूप मतलब जो आदेश दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हाजिर होगा, पेश होगा, कारण दर्शित करेगा कि भाई ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, और ऐसी जो हाजिरी होगी वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी की जा सकेगी। अब ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा न्यू जुड़ा है। ठीक है, न्यू पॉइंट जुड़ा है ये। अब हम आगे बात करेंगे इसकी कि आगे क्या बोल रहा है। सेक्शन आ जाता है 155। सेक्शन 155 वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 136। ऐसे बोल रहा है कि भाई सेक्शन 154 का कोई अनुपालन करने में असफलता होती है तो उसके लिए शास्ति वगैरह का प्रावधान दिया गया है। ये असफलता है, ठीक है ना, फेलियर लिख लीजिए, असफलता लिख लीजिए, जो आपको ठीक लगे। अ स एक मिनट रुकिए, इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे।
ठीक है। अगर सेक्शन 154 का पालन करने में किसी भी तरीके की असफलता होती है तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, क्या शास्ति होगी, क्या दंड होगा। तो ऐसा कह रहा है कि भाई अगर ऐसा करने में वो असफल रहता है तो बीएनएस यानी कि जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसका जो सेक्शन 223 है उसमें दिए गए दंड के अकॉर्डिंग दायी होगा और उसका जो ऑर्डर होगा वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है। फिर सेक्शन 156 बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 137, जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया। तो क्या होगा इसके अंतर्गत, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। तो सबसे पहले यदि इनकार करता है तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, सेक्शन 157 में कार्यवाही करने से पहले क्या करेगा, जांच करेगा। फिर अगर जांच में इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य हो, मतलब ऐसा साक्ष्य हो, ऐसा एविडेंस हो जो उपयोग में लिया जाएगा, तो कार्यवाही रोक दी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो कार्यवाही चलती रहेगी। कौन सी कार्यवाही, 157 में। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर इनकार नहीं करता, विश्वसनीय साक्ष्य नहीं देता, तो आगे की कार्यवाही करने से इनकार करने नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर उसने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया जो जरूरी है और इनकार भी नहीं करता है तो क्या होगा, आगे की कार्रवाई करने से उसको मना नहीं किया जाएगा। फिर आ जाता है 157 का जिक्र कर रहे हैं तो आखिर ये 157 क्या है। तो 157 वही है जो सीआरपीसी का है 138। ऐसे बोल रहा है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध यानी जिस व्यक्ति के अगेंस्ट, पर्सन के अगेंस्ट सेक्शन 152 में जो ऑर्डर दिया गया था, अगर वहां पे वो कारण दर्शित वगैरह करता है, रीजन वगैरह बताता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो सेक्शन 152 में जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर दिया है वो हाजिर है, कारण दर्शित करता है, रीजन बताता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे एविडेंस लेगा जो सम्मन मामलों में लेते हैं। और मजिस्ट्रेट ओरिजिनली या चेंजेस के साथ, मतलब जो भी जिस तरीके से भी है उसके, मतलब उसको देखते हुए, मतलब जो ओरिजिनल रूप में उसको देखते हुए या किसी भी तरीके का परिवर्तन वगैरह करके उस ऑर्डर को अंतिम कर देगा। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसमें आगे प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी तो वो नहीं करेगा। ठीक है। फिर बोल रहा है इसके अंदर जो कार्यवाही होती है वो 90 दिनों में पूरी की जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 90 दिन के अंदर अगर प्रोसीडिंग की जाएगी और ये सब, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि जो डेट वगैरह होती है, डे वगैरह जो होते हैं, ये जरूर पूछे जाते हैं। तो कार्यवाही कितने दिनों में पूरी होगी, 90 दिनों में। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन हो सकते हैं, 120 दिन। अगर कोई रीजन बताता है, उपयुक्त कारण बताता है कि भाई ये कारण था इसलिए मैं हाजिर नहीं हो सका, मैं एविडेंस नहीं दे सका, तो वो क्या कहेगा, ठीक है चलो तुम्हें थोड़ी और मोहलत दी जाती है, उसको 120 डेज तक बढ़ा देगा, पर 120 डेज से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। अब आता है सेक्शन 158। सेक्शन 158 बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो सेक्शन है 139 किसका, सीआरपीसी का। स्थानीय अन्वेषण के लिए यानी लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश देने की, डायरेक्शन देने की और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की, यानी कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे, उनके एग्जामिनेशन करने की मजिस्ट्रेट की जो पावर वगैरह होती है वो बताई गई है। अब क्या होगा इसके अंतर्गत कि जो 156 है और 157 में जो इंक्वायरी वगैरह होगी उसके लिए क्या करेगा मजिस्ट्रेट, ऐसा व्यक्ति जिसे वो उचित समझे लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्थानीय जो अन्वेषण वगैरह होता है उसके लिए डायरेक्शन दे सकता है, निर्देश दे सकता है। और क्या करेगा, विशेषज्ञ को सम्मन देगा कि किस चीज के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, परीक्षा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 159 की। सेक्शन 159 कह रहा है कि वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का 140 है। मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश देने की पावर बता रखी है, यानी कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन ईटीसी। तो जहां मजिस्ट्रेट को लगे कि सेक्शन 158 में किसी व्यक्ति के द्वारा जो लोकल इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन देता है, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए निर्देश देता है, वहां मजिस्ट्रेट क्या करेगा, लिखित में इंस्ट्रक्शन दे सकता है। कौन कौन से होंगे, जो भी मार्गदर्शन वगैरह करने के लिए नेसेसरी होंगे, आवश्यक होंगे, वो डायरेक्शन देगा। और यह भी डिक्लेयर करेगा, यह भी घोषित करेगा कि जो लोकल इन्वेस्टिगेशन है, स्थानीय अन्वेषण है, उसमें जो व्यय वगैरह किए गए हैं, खर्चे वगैरह जो किए गए हैं, वो किसके द्वारा किए जाएंगे। और ऐसे पर्सन की रिपोर्ट को एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकेगा। और सेक्शन 158 में किसी स्पेशल जो स्पेशलिस्ट होता है उसको सम्मन करता है, परीक्षा करता है, उसका एग्जामिनेशन करता है, वहां मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा कि सम्मन और परीक्षा के खर्चे वगैरह है वो कौन देगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 160 की, कि वो सेक्शन है जो सेक्शन सीआरपीसी में है 141। आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के क्या परिणाम होंगे। क्या बोल रहा है कि भाई
प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस। इसका मतलब तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग कि भाई जब सेक्शन 155 या 157 में जो ऑर्डर होगा वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस व्यक्ति को उस अगेंस्ट ऑर्डर के जो अंतिम हुआ है सूचना देगा, यानी कि इंफॉर्मेशन देगा, और अपेक्षा करेगा कि भाई जो ऑर्डर हुआ है उसके फलस्वरूप क्या करे, कोई काम करे, और कितने दिन के अंदर करेगा, जो समय दिया गया है यानी नियत समय के अंदर ऐसा करेगा, पूरा करेगा, और इंफॉर्मेशन देगा कि भाई अवज्ञा क्यों की गई। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा तो बीएनएस के सेक्शन 223 के अंतर्गत दंड का शास्ति होगा। मतलब जो अगर इंफॉर्मेशन की अवज्ञा हो गई तो उसकी इंफॉर्मेशन मतलब जो ऑर्डर है उसकी अवज्ञा हो गई तो इंफॉर्मेशन देगा, और फिर उसको बीएनएस के अकॉर्डिंग जो दंड दिया जाएगा सेक्शन 223 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। और यदि वह कार्य दिए गए समय में ना किया जाए तो मजिस्ट्रेट उसके किए जाने में हुए खर्चों के जो ऑर्डर द्वारा हटाई गई है, सेल द्वारा हटाई गई मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर या बाहर स्थित है उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसका मतलब हो गया कि अगर वो काम वाम समय पे नहीं किया गया तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो भी उस संपत्ति के संबंध में जो ऑर्डर दिया गया है उसकी सूचना देगा और अपेक्षा करेगा कि भाई इतने इतने समय के अंतर्गत काम किया जाए। ठीक है, और अगर काम नहीं है समय के अंतर्गत नहीं किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट उससे ऐसा काम करवा सकता है। उसके करे जाने में जो खर्चे वगैरह होंगे, कोई जो माल वगैरह होगा, भवन वगैरह होगा, जो संपत्ति वगैरह उस आदेश के ऑर्डर के अंतर्गत हटाई गई है विक्रय के द्वारा, या ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय जो संपत्ति वगैरह होती है, स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है, तो उसको क्या करेगा, उस संपत्ति से उसको वसूल कर सकेगा। और जुरिस्डिक्शन के अगर बाहर प्रॉपर्टी है तो मजिस्ट्रेट उसको प्रस्थांकित कर देगा, और क्या करेगा, फिर ऐसे कहेगा कि भाई या तो उसको कुर्की की जाए या उसको विक्रय किया जाए। और जिस मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में वे प्रॉपर्टी पाई जाती है तो वो क्या करेगा, इसकी कुर्की वगैरह कर सकेगा। कौन कुर्क करेगा, जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी वगैरह पाई गई है। और अगर ये सारे काम सद्भावना पूर्वक किए गए हैं तो कोई भी आगे कार्यवाही नहीं होगी, वाद नहीं होगा। सेक्शन 161 क्या बोल रहा है कि सीआरपीसी का वो सेक्शन है जो है 42, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश यानी कि इंजेक्शन की बात करता है। इंजेक्शन के और प्रोविजन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं हम सीपीसी में भी इंजेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब सीपीसी में इंजेक्शन के क्या प्रोविजंस वगैरह हैं, ये है आपका होमवर्क, ये आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसके सेक्शंस बताएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 152 में ऑर्डर देता है उसको लगे कि जनता को खतरा है, पब्लिक न्यूसेंस वगैरह को खतरा है, तो ऐसे खतरे की हानि के उपाय के लिए क्या करेगा, एक व्यादेश जारी करेगा, इंजेक्शन जारी करेगा, जिससे क्या करेगा, मामले का निपटारा करेगा, उसको सॉल्व करेगा ताकि खतरे और हानि से उसको दूर रखा जा सके। और उस व्यक्ति की जिसके अगेंस्ट ऑर्डर किया है व्यादेश का तुरंत पालन करने का कहेगा, यानी कि इमीडिएट कहेगा कि तुम क्या करो, उसके ऑर्डर को फॉलो करो। और मजिस्ट्रेट द्वारा अगर गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक अगर कोई बात कही गई है तो उसके खिलाफ कोई वाद वगैरह नहीं किया जाएगा। सेक्शन 162 क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होती है, मतलब उस अपराध को दोबारा नहीं करना या उसको चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। तो कौन करेगा ऐसा ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर करेगा डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या फिर डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिसको सशक्त किया गया है वो ऐसा कर सकता है। किस चीज के लिए, कि भाई मजिस्ट्रेट क्या, कौन ये जो मजिस्ट्रेट होंगे वो न्यूसेंस को दोबारा नहीं किया जाए, पुनरावृत्ति नहीं किया जाए, उनको चालू नया रखा जाए, उसका प्रतिषेध कर सकता है। अब आ जाता है सी पॉइंट। सी एक अकेला सेक्शन लेके बैठा है जो कि है 163। क्या बोल रहा है, न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामले, यानी कि अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, यानी कि जो अर्जेंट जो डेंजर उत्पन्न हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया, उसके संबंध में बात कर रहा है 163। तो क्या करे, अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि इस धारा में यानी कि 163 में प्रोसीडिंग्स में 163 के लिए प्रोसीडिंग करना जरूरी है, उसके लिए पर्याप्त आधार उसके पास है, उसके लिए जल्दी निवारण यानी कि उसको सॉल्यूशन जल्दी करना जरूरी है, तो मजिस्ट्रेट रिटर्न ऑर्डर के द्वारा, लिखित आदेश के द्वारा ये डायरेक्शन दे सकता है कि कोई कार्य नहीं किया जाए, जो उसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी हो तो उसके संबंध में उसकी व्यवस्था करेगा, ऑर्डर वगैरह देगा, जिससे कि क्या होता है, लोक शांति यानी कि पब्लिक पीस की व्यवस्था हो जाए, बलवे दंगे वगैरह हो उनका निवारण हो जाए, उनका सॉल्यूशन हो जाए।
और यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर भी दिया जा सकता है, एक पक्षीय आदेश भी दिया जा सकता है। यहाँ पे सीपीसी का कौन सा ऑर्डर आता है ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। और एक्सपोर्टी ऑर्डर कैसे दिया जाएगा, मामले की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक्स पार्टी का ऑर्डर दे देगा। और इस सेक्शन में ऑर्डर के कहां कहां पर दिए जा सकते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिया जा सकता है, पर्सन को, प्लेस पे दिया सकता है, स्थान पे दिया जा सकता है, किसी विशेष एरिया के संबंध में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए दिया जा सकता है। और ऑर्डर दिए जाने के बाद 2 मास के बाद आगे प्रवर्त नहीं रहेगा, यानी कि 2 मास तक चलेगा वो ऑर्डर, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई यदि स्टेट गवर्नमेंट मानव जीवन स्वास्थ्य मानव के जीवन के लिए, यानी कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन की जो लाइफ होती है उसके लिए अगर आवश्यक समझे तो इसको 6 मास तक आगे बढ़ा सकता है। पहले तो 2 मास तक ही रखेगा, पर अगर लगता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो क्वेश्चन उठता है कौन बढ़ा सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। कब बढ़ा सकती है, अगर उसको लगता है कि भाई खतरा इसके लिए है, मानव जीवन के लिए, स्वास्थ्य वगैरह के लिए, तो उसको आगे बढ़ा सकेगी। कब तक, 6 मास तक। और अगर कोई मजिस्ट्रेट आवेदन पर, यानी कि किसी ने एप्लीकेशन किया है या स्वयं प्रेरणा से, या मजिस्ट्रेट को खुद को लगे, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर को विखंडित कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। कौन सा ऑर्डर होगा ये ऑर्डर होगा या तो उसने खुद ने दिया है, या उसके पद उत्तरवर्तियों के द्वारा दिया गया है, या अधीनस्थ के द्वारा दिया। अब ये पद उत्तरवर्ती क्या होते हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट हमने बीएनएसएस में बहुत अच्छा पढ़ा था। बीएनएसएस के अकॉर्डिंग हमने क्लास ली, उसके अंतर्गत पद उत्तरवर्ती बताएं किसका पद उत्तरवर्ती कौन होगा, ठीक है ना। सक्सेसर की बात हो रखी है, पद उत्तरवर्ती किसकी, सेशन का कौन होगा, इसका नॉर्मल वाले मजिस्ट्रेट का कौन होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट का कौन होगा, ये सारे बता रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके देखेंगे अगर इनको पद उत्तरवर्ती शब्द किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है पॉइंट 4 के अकॉर्डिंग ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट स्वयं प्रेरणा से, यानी अपनी मर्जी से, या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, एप्लीकेशन पर विखंडित भी कर सकती है और परिवर्तित भी कर सकती है। और अगर 5 या 6 में कोई एप्लीकेशन मिलती है तो स्टेट गवर्नमेंट या मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आवेदक को, यानी कि जिसने एप्लीकेशन दी है उसको पेश होने के साथ साथ कारण दर्शित करने के लिए कहेगा, रीजन बताने के लिए एक मौका देगा कि वो ऑर्डर को नामंजूर या मंजूर क्यों करे। ऑर्डर को क्या करेगा, अभिलिखित करेगा। मतलब अगर कारणों को देखते हुए उसको लगता है तो वो लिखित करेगा कि भाई मैंने ऑर्डर को मंजूर क्यों किया है, नामंजूर क्यों किया है। फिर आता है डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या बोलता है, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। सेक्शन 164 आता है इसके अंतर्गत, वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का 145 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3-4 चीजें आती है। तो सबसे पहले आता है जहां भूमि या जल के संबंध में विवाद है, लैंड और वाटर के संबंध में विवाद है और परेशानी भंग होना संभव है। प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। तो वहां पे क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, भाई किसको लगेगा वहां पर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगेगा। कैसे लगेगा, या तो पुलिस रिपोर्ट पर या किसी अदर इंफॉर्मेशन से उसको लगे कि कोई जो विवाद है वो जल के संबंध में है, भूमि के संबंध में है, जिससे क्या हो सकती है, परेशानी भंग हो सकती है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो विवाद के पक्षकार होंगे उनको कहेगा या तो तुम खुद आ जाओ, और खुद नहीं आ सकते तो अपने एडवोकेट के माध्यम से तुम पेश हो जाओ और अपने अपने दावों के बारे में रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन को पेश करो। और भूमि इसके अंतर्गत क्या होता है, भूमि के अंतर्गत जल, भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप लोग कि भाई क्या होता है, भूमि या जल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो भूमि और जल की आती हैं चीजें, बाजार हो गया, मीन क्षेत्र हो गया, मीन क्षेत्र यानी मछली वछली वाला क्षेत्र होता है, ठीक है ना। फसलें वगैरह हो गई, भूमि हो गई, लैंड या अदर कोई होते फसलें वसलें, सब चीजें आ जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है ना, प्रॉपर्टी वगैरह। फिर कहता है ऑर्डर सर्व कैसे होगा, समन प्रोसेस की तरह होगा, उन व्यक्तियों पर की जाएगी जिसको कि मजिस्ट्रेट करे। कैसे करेगा, एक उसकी जो ऑर्डर की एक प्रति वगैरह होगी ना, वो सदृश्य स्थान पर चस्पा करके की जाएगी। तो चस्पा करके की जाएगी। पॉइंट के कीवर्ड्स निकाल लीजिए कि इसका मतलब ये होता है। इसके बाद क्या हो रहा है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, दोनों पक्षकारों को सुनेगा। कौन सा विवाद, कौन से पक्षकार का विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा था ये देखेगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगे, कैसे, पुलिस रिपोर्ट पर या किसी अदर इंफॉर्मेशन से, कि कोई पक्षकार ने क्या किया है, 2 मास मजिस्ट्रेट को सूचना मिली कि उसके 2 मास के अंदर कोई बाद में बलात् और सदोष कब्जा लिया गया है। मतलब पहले किसी वस्तु पे कब्जा था और बाद में किसी ने क्या किया है, मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है पुलिस रिपोर्ट पर क्या किसी अदर रीजन से कि भाई उस पर क्या क्या फोर्सफुली क्या किया है, कब्जा वगैरह किया गया है। तो मान सकेगा कि बेकब्जा किया गया था और उस पर कब्जा किया गया था। मतलब किसी एक व्यक्ति को बेकब्जा किया गया और दूसरे व्यक्ति ने उस पर सदोष कब्जा किया था।
किसी पक्षकार का या किसी अन्य व्यक्ति का अगर हित होगा तो वो बताएगा, और बताएगा कि संबंधित विवाद है कि नहीं है। ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है और आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स को चालू भी रख सकता है। देखिए कहानी की तरह चल रहा है पूरा। फिर क्या होगा, घोषणा करने वाला क्या करेगा, वस्तु पर कब्जा यानी कि जो चीज होगी उस पर कब्जा पोजीशन तब तक धारण करेगा जब तक कि उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। फिर ऑर्डर कैसे सर्व किया जाएगा, ऑर्डर वैसे ही सर्व किया जाएगा जैसे कि समन किया जाता है। फिर बोलता है भाई पक्षकार की मृत्यु हो गई तो क्या होगा, अरे भाई पक्षकार की मृत्यु हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रोल में आ जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, विधिक प्रतिनिधि। विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाया जाएगा। अब ये प्रश्न बनता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दावा करने वाले जो पक्षकार होंगे उन सभी को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा। और मजिस्ट्रेट को लगे कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जल्दी समाप्त होने वाली है तो वो क्या करेगा, उसका सेल कर देगा। और जांच खत्म होने के बाद विक्रय के जो आगम वगैरह होंगे, मतलब सेल से जो कुछ भी मिला करा होगा, उसको जिसको सही लगेगा उसके लिए वो ऑर्डर दे सकता है। साक्षी को सम्मन किया जाएगा कि भाई तुम हाजिर हो और वस्तु को पेश करो। और सेक्शन 126 के अधीन मजिस्ट्रेट की पावर कम करने वाली नहीं समझी जाएगी इस सेक्शन की कोई बात। मतलब इस सेक्शन के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट ने कोई भी बात हुई है तो उसको 126 के अंतर्गत कम करने वाला नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सेक्शन 165 क्या बोल रहा है, विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने व रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। तो क्या करेगा, अगर मजिस्ट्रेट को लगे, मतलब अगर मजिस्ट्रेट समाधान नहीं कर पाता, उसके अंतर्गत विनिश्चय वगैरह नहीं कर पाता कि किसका कब्जा था, तो विषय वस्तु को कुर्क कर सकेगा, स्वयं कुर्क करेगा या रिसीवर अपॉइंट करेगा। और मजिस्ट्रेट को लगे कि परेशानी वगैरह है वो भंग होने की संभावना नहीं है तो कुर्की को वापस दे देगा। रिसीवर की कौन सी पावर होंगी, रिसीवर की वही पावर होगी जो सीपीसी के 1908 के अधीन होती है। ठीक है, रिसीवर वगैरह बताए गए ना सीपीसी के अंतर्गत। सीपीसी तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, आरजीएस के अकॉर्डिंग में नहीं पढ़ी तो एलएलबी में तो पढ़ के आए होंगे। ठीक है ना, वहां देख लेना जाके। फिर क्या करेगा, सिविल कोर्ट द्वारा वाद में यदि कोई रिसीवर अपॉइंट किया जाए तो विवाद की विषय वस्तु के संबंध में मजिस्ट्रेट अपने रिसीवर को कहेगा, पावर दूसरे रिसीवर को दे दे, अपने रिसीवर को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, और सॉरी और कौन से ऑर्डर देगा, और कौन से ऑर्डर देगा जो भी उसको युक्त लगते हैं, न्याय संगत लगते हैं। सेक्शन 166 आ गया, क्या कह रहा है, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के संबंध में विवाद। जब किसी एग्जीक्यूटिव को मजिस्ट्रेट को लगे पुलिस रिपोर्ट पर या किसी अदर इंफॉर्मेशन पर कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में लैंड या वाटर के संबंध में सुखाचार यानी कि ईजमेंट के रूप में या अन्य किसी रूप में कोई विवाद है, मसला है, जिससे क्या होता है परेशानी भंग हो सकती है, तो वो रीजन रिकॉर्ड करते हुए पक्षकार को या तो कहेगा तुम उपस्थित हो जाओ खुद, या फिर किसी एडवोकेट के द्वारा उपस्थित होकर अपना रिटर्न स्टेटमेंट को पेश करो। फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, साक्ष्य लेगा, साक्ष्य को लेगा, उस पर विचार करेगा कि ऐसा राइट, उसका मतलब ऐसा जो राइट वगैरह है, ऐसा जो अधिकार वगैरह है कि है भी कि नहीं है, मतलब जो वर्तमान में उपस्थित है कि नहीं। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि राइट प्रेजेंट में है तो अधिकार को प्रयोग करने में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या प्रतिषेध करने का या फिर अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का उद्देश्य देगा। मतलब क्या होगा कि भाई उसको लगता है कि किसी व्यक्ति का राइट उपस्थित है, तो अगर उसके राइट को यूज करने में किसी भी तरीके की कोई बाधा वगैरह हो रही है, कोई हस्तक्षेप कर रहा है, तो उसको, जो हस्तक्षेप कर रहा है उसको तो रोक देगा, और अगर कोई अधिकार में बाधा आ रही होगी तो उस बाधा को हटा देगा, इस तरीके के ऑर्डर दे देगा। ठीक है, और विवाद के बारे में मजिस्ट्रेट को पता लगे कि लैंड या वाटर के बारे में फर्दर प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, अगर लगे कि कोई विवाद वगैरह है तो वो आगे प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रख सकेगा। अब इस चैप्टर का आता है हमारा लास्ट सेक्शन, कौन सा है, 167 स्थानीय जांच यानी कि लोकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें भी 3 पॉइंट है। क्या बोल रहा है, सेक्शन 164, 165 और 166 के अधीन अगर उसको लगता है कि इंक्वायरी नेसेसरी है, जांच आवश्यक है, तो डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ को यानी अपने से नीचे वाले व्यक्ति को जांच करने के लिए अपॉइंट कर सकता है। कैसे करेगा, लिखित अनुदेश हो तो उसको आवश्यक रूप से देगा। प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में पढ़ी जाएगी, मतलब जिस व्यक्ति को वो अपॉइंट करेगा उसकी जो रिपोर्ट होगी उसको साक्ष्य के रूप में देगा, और उसके जो खर्चे वगैरह होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर 11 की। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, और जुड़े रहना है डी लॉ जंक्शन के साथ। आप हमारा डी लॉ क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है डी लॉ क्लासेस,
डीलो क्लासेस चैनल है, आप उसमें आके हमको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं डीलो डीलो क्लासेस के ऊपर, ठीक है ना। और जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ, इसको इसी तरीके से शेयर करती जाइए। और जुडिशरी की वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो जाएगी, आपको लगेगा आपके पास मैटर अवेलेबल है, आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। जब बीएनएस हमारे पास अवेलेबल है तो बीएनएस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बीएनएसएस हो चुके हैं 10 चैप्टर्स, तो उनको कंप्लीट कर लीजिए। अब 11 से लेके 15 तक का कारवा हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने 11 चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे क्लासेस लेके आएंगे, आपको सारे लेक्चर्स को कंप्लीट देखना है, ठीक है। ये नहीं आप बीच में छोड़ देंगे फिर बाद में पूछेंगे मैम ये कहाँ पढ़ाया था, इसमें ये तो बताया ही नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सारे वीडियोस को आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम हमारे नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 12, ठीक है। पुलिस की निवारक कार्यवाही आती है इसके अंतर्गत, चैप्टर 12 के अंतर्गत। तो अगले चैप्टर में मिलेंगे हम, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे चैप्टर 12 के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।